हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप इन परचेजिंग, या इसी को हम लोग प्रोसीड्योर ऑफ परचेजिंग कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग। देखिए, कोई भी बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो प्रोडक्ट बनाती है, उसको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, मशीन चाहिए। तो ये सब चीज़ को खरीदना पड़ेगा। तो उसको खरीदने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक परचेसिंग प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। सबसे पहला होता है कि राइट प्राइस में खरीदना है, फिर राइट क्वांटिटी में खरीदना है, राइट क्वालिटी में खरीदना है, राइट टाइम ऑफ डिलीवरी हमको मिल जाए, राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन और उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट है, तो डिलीवरी भी एकदम सही डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी भी होना चाहिए और राइट सोर्स ऑफ सप्लाई भी होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला आपको क्या बता रहा है कि राइट प्राइस, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है उसका कॉस्ट सही रहे, राइट क्वांटिटी में रहे, राइट क्वालिटी वाइज रहे। क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है राइट टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब जो प्रोडक्ट वो चाह रहा है, जिस समय में चाह रहा है, सप्लायर उस समय तक वो पहुंचा दे, क्योंकि अगर डिले होगा तो उसका प्रोडक्शन भी डिले हो सकता है। राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, अब मान लीजिए मेरा कंपनी 4 गो है और हमको चाहिए इस जगह, एक कंपनी में चाहिए प्रोडक्ट और वो बी कंपनी में भेज दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी भी होना चाहिए और साथ ही साथ राइट सोर्स ऑफ सप्लाई। अब राइट सोर्स ऑफ सप्लाई का मतलब हो गया कि उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से वो दे रहा है। हो सकता है शिपिंग से दे रहा हो, ट्रेन से दे रहा हो, या आपको ट्रक से भेज रहा हो। तो ट्रांसपोर्टेशन उसका किस तरह का फैसिलिटी है, क्योंकि हर एक कंपनी अलग अलग जगह पर, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी उसी वे में होना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये साइंटिफिक परचेसिंग समझ में आ चुका होगा प्रिंसिपल। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप इन परचेसिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं परचेजिंग प्रोसीड्योर, जिसको हम लोग स्टेप इन परचेजिंग कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो कहता है कि अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, तो आप नोटिस करेंगे कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफी मात्रा में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, मशीन चाहिए, या और भी बहुत सारा एसेसरीज चाहिए। तो अगर हम उसको प्रॉपर वे में खरीदते हैं, अच्छे ढंग से हम वो सारा मटेरियल खरीदते हैं जिसका हमको प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल बनाने के लिए। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, रॉ मटेरियल को, कंपोनेंट को, मशीन को, या जो भी एसेसरीज अलग अलग डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है उसको वो परचेज करता है। और परचेज एक दो पीस नहीं करता है, हो सकता है वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो तो लाखों करोड़ों अरबों रुपया का रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, मशीन उसको खरीदना पड़ता हो। तो इसके लिए स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। स्टेप में बहुत सारा स्टेप है। तो पहला स्टेप हम लोग पढ़ते हैं, तो हेडलाइन दे देंगे स्टेप इन परचेसिंग। पहला दे देंगे प्रिपेयर द प्रोडक्ट लिस्ट विच इज रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी वाइज फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेंगे जहां पर कोई कार बनती है, ठीक है, कोई भी ले लें, हम लोग जनरली टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो टाटा मोटर्स अपने इंडिया का कंपनी है। अब सोचिए, जो टाटा मोटर्स है वो काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उस टाटा मोटर्स में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का कार बन रहा है, बस बन रहा है, ट्रक बन रहा है, मिलिट्री टैंक बन रहा है, बहुत सारा आपका जो है ऑटोमोबाइल बन रहा है। तो उसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, काफी मात्रा में स्टील चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए कंपोनेंट भी काफी चाहिए, इंजन चाहिए, गियर चाहिए, शाफ्ट चाहिए, व्हील चाहिए, और भी बहुत सारा चीज कंपोनेंट चाहिए।
साथ ही साथ उसके बॉडी को बनाने के लिए भी स्टील चाहिए, उसके पेंटिंग के लिए अलग एक डिपार्टमेंट बना होगा, वहां भी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होगा। अंदर का इंजन या अंदर का जो बॉडी है उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स किट, डिवाइसेस, सर्किट, ये सब लगा हुआ रहेगा, सेफ्टी डिवाइसेस भी लगा होगा, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहला कि प्रिपेयर द प्रोडक्ट लिस्ट which is required in quantity, specification and qualities wise from each department of an organization। तो परचेसिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, तो सबसे पहला जो बड़े कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में वो क्या करता है, एक टेबल बना हुआ रहता है, एक आपका चार्ट बना हुआ रहता है या उसका एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज देता है। कैसा रहता है, तो लगभग इसी तरह का कोई फॉर्मेट रहता है। तो उसमें एबीसी कंपनी कुछ भी नाम है, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये किया हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है, तो XYZ प्लेस पर है। अब उसका पिन नंबर आप डाल देंगे वहाँ पर, ठीक है। अब परचेज रिक्वेस्ट है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको भेजना है, तो वहां से अलग अलग डिपार्टमेंट वाला जो है अपना क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो रिक्वेस्ट डालेगा। तो परचेज रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट का नाम दे देगा, हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, कोई हो सकता है आपका पेंटिंग डिपार्टमेंट हो, कोई आपका पैकिंग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सब जगह तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का नाम दे दिया, डेट दे दिया, सीरियल नंबर दे दिया, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक टेबल बना रहेगा, ब्लॉक बना रहेगा जिसमें सीरियल नंबर रहेगा। अब हो सकता है एक डिपार्टमेंट के पास या एक डिपार्टमेंट के अंदर 10-20 चीज का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो सीरियल नंबर लिखते जाएगा। प्रोडक्ट का नाम लिखेगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देगा, मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका डायमीटर कितना है, थिकनेस क्या है, मटेरियल किस तरह का चाहिए, ये सारा चीज उसमें मेंशन वो करेगा, ठीक है। फिर क्वांटिटी रिक्वायर्ड, उसको कितना चाहिए, 100 पीस चाहिए, 200 पीस चाहिए, 300 पीस चाहिए, तो क्वांटिटी जरूर लिख देगा। और सबके पास वो अप्रॉक्स प्राइस लिख देगा कि ये मटेरियल का दाम इतना है, इतना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, बैलेंस इन स्टोर चेक करेगा कि जहां कार बन रहा है, अगर मान लीजिए इंजन ही हमको उसको असेंबल करना है, तो इंजन में भी बहुत सारा कंपोनेंट लगेगा, तो वो पहले चेक कर लेगा कि इंजन बनाने के लिए हमको जो कंपोनेंट लग रहा है हमारे स्टोर में कितना बचा हुआ है। वो देख लेगा कि अब 4-5 दिन के लिए ही स्टोर में बचा हुआ है, तो तुरंत वो क्या करेगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे देगा कि आप मटेरियल को मंगा लीजिए, कंपोनेंट को मंगा लीजिए। तो ये भी यहां पर लिख देना है कि बैलेंस इन स्टोर, स्टोर में कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर सजेस्टेड सप्लायर, अब चूंकि वो कंपोनेंट यूज कर रहा है मशीन में, तो उसको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छा है, किस सप्लायर के द्वारा दिया गया, तो वो चाहेगा तो अपने सजेशन के आधार पर सप्लायर का नाम भी दे सकता है, नहीं तो छोड़ भी सकता है। बात समझ में आया कि पहला स्टेप क्या होगा, तो कोई भी जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई परचेसिंग डिपार्टमेंट है, तो वो परचेसिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहां से रिक्वायरमेंट मांगेगा कि आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट साल में चाहिए, या जो भी टाइम दिया गया होगा उसमें आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो वहां उसके लिए क्या करता है, एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है और वो सारे डिपार्टमेंट में वो फॉर्मेट भेज देता है, और उसका जो हेड होता है वो वहां पर सारा फॉर्मेट को भर के फिर फाइनली कहां भेज देता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास भेज देता है। अब उसका जो भी सुपीरियर होगा उसका पूरा स्टडी करता है और उसके बाद फिर काम आगे बढ़ता है। तो यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ सप्लाई। अब अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग रिक्वायरमेंट आया, तो हो सकता है कि उसको अलग अलग तरह का कंपोनेंट, मटेरियल, मशीन, ये सब का खरीदने का जरूरत पड़ेगा। तो वो पता करेगा, कौन, परचेजिंग डिपार्टमेंट, वो पता करेगा कि ये मटेरियल हम किस किस सप्लायर से खरीद सकते हैं। जैसे अगर ऑटोमोबाइल कंपनी में ये आपका टाटा मोटर्स को कार बनाना है, तो वो इंजन अपना खुद बना रही है, हो सकता है वो अपना कंपोनेंट खुद ना बना के किसी दूसरे कंपनी से मंगाए, जिसमें कि गियर किसी अलग कंपनी से मंगा लिया हो, शाफ्ट किसी अलग कंपनी से मंगा लिया हो, बियरिंग किसी अलग कंपनी से मंगा लिया हो, उसमें जो एक्सेल लग रहा है उसको अलग कंपनी से मंगा लिया होगा, उसमें जो आपका ब्रेक लग रहा है वो अलग कंपनी से मंगा। तो क्या कह रहा है कि पहले ये देखेगा कि जो जो प्रोडक्ट हमको मंगाना है उसके लिए कौन कौन सा सप्लायर है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि आपको क्या बताऊं, एक दो कंपोनेंट तो लेना नहीं है,
और उसमें भी है इंपॉर्टेंट कि अगर मान लीजिए हमको थोड़ा सा ही क्वांटिटी चाहिए तो इतना बड़ा प्रोसीड्यूर करने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल मार्केट में भेजिए, आसपास के मार्केट में, वहां से परचेज कीजिए। पर हम लोग ये जो स्टेप पढ़ रही है जनरल स्टेप है, और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह से मटेरियल का परचेजिंग होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ सप्लाई, मतलब कहां कहां से मटेरियल हमको मिल सकता है। The purchase department keep the list of supplier which supply different item needed in a factory। Purchasing department के पास जो सामान पहले मंगाया था, किससे मंगाया था उसका भी रिकॉर्ड है, नया जो भी सप्लायर है उसका भी वो रिकॉर्ड रखा हुआ है, लिस्ट रखा हुआ है। तो अगर कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे सप्लायर से पिछले बार मंगाया था और उसका अच्छा फीडबैक नहीं था, तो तुरंत परचेजिंग डिपार्टमेंट उससे सप्लाई ना लेके किसी दूसरे वेंडर से ले सकता है, दूसरे कंपनी से ले सकता है। तो ये काम भी परचेजिंग डिपार्टमेंट करता है कि क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ सप्लाई, मतलब हम कहां कहां से सप्लाई ले सकते हैं, क्या इंडिया से ही सारा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा या हमको विदेश से भी मंगाना पड़ेगा। फिर द परचेज डिपार्टमेंट कीप द लिस्ट ऑफ सप्लायर विच सप्लाई डिफरेंट आइटम नीडेड इन फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में आपको जो जो चीज जरूरत होगा, तो कौन कौन सा आइटम है, वो कहां कहां किस किस सप्लायर से कितने क्वांटिटी में मंगा सकता है, उसका एक लिस्ट तैयार कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेगा, तीसरा इनवाइटिंग टेंडर्स एंड कोटेशन। अब जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है वो क्या करता है, या तो अगर ये आप नोटिस करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा मेजर एप्लीकेशन आपको बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनी में देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। प्राइवेट वाले तो अपने अनुसार लेता है, फिर भी वो लोग भी क्या करता है, कोटेशन टेंडर निकालता है। कोई प्रोडक्ट अगर खरीदना है तो वो क्या करता है, सबसे पहला एक इनवाइटिंग टेंडर निकाल देता है। टेंडर होता है क्या, तो एक तरह का फॉर्मेट होता है, एक पैड में एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है कि किस किस तरह से हमको मटेरियल चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होगा, उसमें टर्म कंडीशन, ये सारा चीज़ लिखा रहता है, तो उसको हम लोग एक टेंडर कह रहे हैं। ठीक है, कोटेशन भी क्या है, जो प्रोडक्ट हमको मंगाना है, जो प्रोडक्ट हम खरीदना चाहते हैं, उसका एक प्राइस लिस्ट हो जाता है कि इतना प्रोडक्ट खरीदिएगा तो इसका प्राइस इतना आएगा, इस टाइम में डिलीवरी कर देंगे, तो वो एक कोटेशन आ जाता है। तो क्या करता है, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो जिस मटेरियल को परचेजिंग करना है, और वो परचेजिंग क्या करता है, बड़े मात्रा में करता है, तो उसके लिए वो लोग क्या करता है, टेंडर निकाल देता है, अलग अलग सप्लायर से कोटेशन ले लेता है। क्योंकि आपको एक पीस दो पीस नहीं मंगाना है, हजारों हजारों पीस मंगाना है, तो उसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। इसलिए क्या करता है, उसके अच्छे से स्टडी करने के बाद ही किसी सप्लायर को ऑर्डर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ओपन द टेंडर एट फिक्स टाइम एंड डेट इन द प्रेजेंस ऑफ सम अथॉरिटी। अब अलग अलग सप्लायर क्या किया, अपने आपके डिपार्टमेंट में, मतलब परचेजिंग डिपार्टमेंट में, वो क्या किया, कोटेशन को भेज दिया। मतलब कि अगर आपको इंजन बनाना है या इंजन खरीदना है, तो अलग अलग कंपनी जो इंजन बनाती वो अपना कोटेशन भेजती कि इस स्पेसिफिकेशन के अनुसार मेरा कॉस्ट इतना है। तो हो सकता है उसके पास 20-25 को जो है कोटेशन डिफरेंट कंपनी का आ चुका होगा, स्पेसिफिकेशन के साथ, क्वांटिटी के साथ, क्वालिटी के साथ। तो अब वहाँ का जो परचेजिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो सारे कोटेशन को अच्छे से स्टडी करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रिपेयर ए कॉम्परेटिव, मतलब तुलनात्मक स्टेटमेंट ऑफ द रेट्स, आइटम एंड कंडीशन मेंशन इन द कोटेशन एंड देन एनालाइजेस देम। क्या बताया आपको कि अलग अलग सप्लायर के द्वारा अलग अलग तरह का कोटेशन दिया गया, मतलब एक ही प्रोडक्ट के लिए हो सकता है 10 सप्लायर कोटेशन दिया होगा। तो आप क्या करेंगे, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट का हेड रहता है वो क्या करता है, वो सारे कोटेशन को, सारा जो टेंडर निकाला था, जो आदमी भरा था, उसके सारे कोटेशन को अच्छे से स्टडी करता है कि ये रेट कितना लगा रहा है, क्वालिटी कैसा दे रहा है, कितने समय में दे देगा, क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है, जिसमें वो सबसे सटीक बैठता है, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है उसी को ऑर्डर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है, सेलेक्ट 10 सप्लायर। अब जब इतना काम हो गया, एनालिसिस हो गया कि कहां से हमको लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट द सप्लायर, सप्लायर को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड प्लेस द परचेज ऑर्डर। और जो हम ऑर्डर अलग अलग डिपार्टमेंट से लिए थे, ठीक है, रिक्वायरमेंट लिए थे, वो क्या करते हैं, ऑर्डर उसको दे देते हैं कि आप हमको ये प्रोडक्ट भेज दीजिएगा। ठीक है, टू द फर्म या कंपनी सेलेक्टेड आफ्टर द स्टडी ऑफ सैंपल, रेट, term and other condition, mention the date by which the material must be received। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उस कोटेशन में, उस टेंडर में ये साफ साफ लिखा रहता है कि हम इस तारीख को ये प्रोडक्ट, ये मटेरियल आपके यहाँ भेज देंगे, अगर हमको सप्लाई करने का पावर मिला तो।
ये सारा काम कौन देख रहा है? ये परचेजिंग डिपार्टमेंट देख रहा है, और इसी में ये सब स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और हम लोग नेक्स्ट और भी स्टेप इसका पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर मस्ट बी सेंड टू द स्टोर। कह रहा है कि जो सप्लायर आपके पास सामान भेजा तो वो उसके साथ सारा का सारा जो है सप्लाई का लिस्ट भेज दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका बहुत सारा कॉपी निकाल लेते हैं और एक कॉपी आप स्टोर रूम में भेज देते हैं जहां पर इन्वेंट्री हो रहा है, जहां पर हम लोग गोदाम बनाए हैं स्टोर करने के लिए। ठीक है। दूसरा, टू द डिपार्टमेंट हु हैज सेंट टू द रिक्वेस्ट। दूसरा कहां भेज दिए? तो अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिए कि आप क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगे थे या दिए थे, उसके अकॉर्डिंगली सप्लायर ये प्रोडक्ट भेजा है, चेक कर लेना है। ठीक है। फिर कहां भेजना है? टू द अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन में भी भेजना है क्योंकि वहीं से तो पैसा रिलीज किया जाएगा। तो अकाउंट सेक्शन वाला भी क्या करेगा, उसका पूरा ऑडिटिंग कर लेगा, पूरा चेक कर लेगा कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस वाइज क्या या टेंडर वाइज कोटेशन वाइज सही से रेट लगाया है कि नहीं लगाया। फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भी भेजना है। क्यों भेजना है? कि प्रोडक्ट भेज दिया है तो ये जो टीम है चेक करेगा कि जो प्रोडक्ट आया है, जो मटेरियल आया है, वो क्वालिटी वाइज सही है कि नहीं है। जब ये सारा सर्टिफिकेट दे देगा, सबसे स्पेशली क्वालिटी वाला है, कि अगर क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको क्या करेगा, सारे मटेरियल का जो जो सप्लायर के द्वारा भेजा गया है डिपार्टमेंट में उसको चेक करेगा और बता देगा कि हाँ ये आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, उस स्पेसिफिकेशन के अनुसार सही है, तभी उसका फाइनल पेमेंट होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, तो जो सप्लायर से या जो जो ऑर्डर दिए थे उसका पूरा एक लिस्ट तैयार करता है और अलग अलग डिपार्टमेंट में, स्टोर में या चेक जहां हो रहा है वहां पर सारे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है कि आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि जैसा आप रिक्वायरमेंट मांगे थे या दिए थे क्या उसके अकॉर्डिंगली आया है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, ए डिटेल चेक इज कैरिड आउट आफ्टर द मटेरियल इज रिसीव्ड। अब क्या बोल रहे हैं, जो आपका इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, वहां का जो हेड है, वहां का जो चेक करने वाला आपका जो अथॉरिटी है या जो भी आदमी है, वो क्या करेगा, जो भी सामान आया उसको चेक करेगा कि क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन उस पर सारा खरा उतर रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो वहां से वो ओके का एक दे देता है, नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट दे देता है। इफ द मटेरियल इज फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी, अगर जो मटेरियल आया है वो संतोषजनक है, द बिल ऑफ द सप्लायर इज पास, तब वहां से क्या होता है, बिल को पास कर दिया जाता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो क्या करते हैं, उसका जो बिल होता है, जो उसका पेमेंट होता है, उसको रिलीज कर देता है। तो द पेमेंट इज मेड टू द फर्म, और फिर उस कंपनी को पेमेंट दे दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होता है परचेसिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जब भी किसी प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोसीड्योर ऑफ परचेसिंग कह रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये स्टेप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ परचेज मैनेजमेंट, कि कैसे कैसे अब नया नया टेक्नोलॉजी आ गया जिसके मदद से हम लोग मटेरियल का परचेसिंग कर सकते हैं। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।